नमस्कार। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिन्होंने आधुनिक भारत की कहानी गढ़ी। बात करेंगे 1905 से 1947 के दौर की, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का वो निर्णायक कालखंड। हमारे पास जो स्रोत हैं वो भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1905 से 1947 के कुछ महत्वपूर्ण अंश हैं, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम सिर्फ घटनाओं को न देखें बल्कि उनके पीछे के संघर्ष, जज्बात, उनको समझें। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये जुनून है, बलिदान है, आजादी की एक असाधारण कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यही मतलब करीब 40-42 साल क्यों इतने अहम साबित हुए। कैसे वो जो छोटी-छोटी चिंगारियां थीं, वो पूरे देश में एक आग की तरह फैल गईं। और कैसे अलग-अलग सोच, अलग-अलग रणनीतियां, कभी-कभी तो बिल्कुल विपरीत लगने वाली, उन्होंने मिलकर आज़ादी का रास्ता बनाया। हमारा मकसद यही है कि उन खास पलों को, उन मोड़ों को उजागर करें, जिन्होंने भारत की किस्मत तय की। तो शुरुआत करते हैं 1905 से। अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया। एक बड़ा प्रशासनिक फैसला बताया गया, लेकिन स्रोत बताते हैं कि शायद असल मकसद कुछ और था, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिश। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने सोचा कि शायद इससे फूट पड़ेगी, लेकिन हुआ इसका कह सकते हैं उल्टा। इसने तो जैसे पूरे देश को झकझोर दिया। बंगाल में जो गुस्सा पनपा, वो देखते-देखते पूरे भारत में फैल गया और यहीं से जन्म हुआ स्वदेशी आंदोलन का। विदेशी सामान का बहिष्कार करो, अपना बनाओ, चरखा चलाओ, यहाँ तक कि अपने राष्ट्रीय स्कूल कॉलेज खोलो। हाँ, मतलब ये सिर्फ एक भावनात्मक उबाल नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सोची समझी रणनीति थी। अंग्रेजों की आर्थिक जड़ों पर चोट करने की कोशिश। बहिष्कार को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया, शायद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर। इसने दिखाया कि अगर जनता एक हो जाए तो वो सत्ता को सीधी चुनौती दे सकती है। अच्छा, इसी गहमा गहमी के बीच 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग बनी, और फिर अगले ही साल 1907 में सूरत में कांग्रेस खुद ही दो फाड़ हो गई, नरम दल और गरम दल। ये तो आंदोलन के लिए एक झटका जैसा रहा होगा। हाँ, ये एक मुश्किल दौर तो था। मुस्लिम लीग की स्थापना ने भारतीय राजनीति में एक नया एंगल जोड़ा, जिसके दूरगामी परिणाम हुए। और कांग्रेस का विभाजन, वो असल में सोच का फर्क था। नरम दल वाले जैसे गोखले जी थे, उनको लगता था कि अंग्रेजों से अर्जियां देकर, ज्ञापन देकर धीरे-धीरे सुधार करवाएंगे, संवैधानिक तरीके से। दूसरी तरफ गरम दल था, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। हाँ, उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। बिल्कुल। उनका मानना था कि आजादी ऐसे मांगने से नहीं मिलेगी, इसके लिए सीधी कार्रवाई करनी होगी, जन आंदोलन करना होगा। वो पूर्ण स्वराज की बात करते थे। तो हाँ, इस बंटवारे से शुरू में आंदोलन की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर पड़ी, लेकिन इसने अलग-अलग रणनीतियों पर बहस को भी तेज किया। क्या अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया? वो जो उनकी फूट डालो राज करो वाली नीति थी। कोशिश तो उन्होंने जरूर की होगी, जाहिर है। नरम दल को थोड़ी बहुत रियायतें देकर गरम दल को अलग थलग करने की कोशिशें हुईं, लेकिन तब तक मुझे लगता है राष्ट्रवाद की भावना इतनी फैल चुकी थी कि ये विभाजन भी उसे रोक नहीं पाया, बल्कि आगे चलकर इन दोनों को साथ आने की जरूरत महसूस हुई। और शायद यही जरूरत 1916 में दिखी, वो साल जब दो बड़ी बातें हुई। एक तरफ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, ऐतिहासिक माना जाता है इसे। और दूसरी तरफ एनी बेसेंट और तिलक जी ने होम रूल आंदोलन शुरू किया। यहां से चीजें फिर दिलचस्प होती हैं। बिल्कुल। 1916 जाते ही एक उम्मीद लेकर आया। लखनऊ समझौता एक बड़ी बात थी। हालांकि वो एकता बहुत लंबी नहीं चली, लेकिन उस वक्त ये दिखाना कि हाँ, हम साथ आ सकते हैं, ये अपने आप में बड़ी बात थी। इसने अंग्रेजों पर दबाव बनाया और साथ ही होम रूल आंदोलन, उसने स्वशासन या होम रूल की मांग को आम जनता तक पहुंचा दिया, गली मोहल्लों तक। इसने स्वतंत्रता संग्राम में एक नया जोश भर दिया। तिलक जी का वो नारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, वो हर तरफ गूंजने लगा। तो हाँ, इन दोनों ने मिलकर आंदोलन को फिर से एक ताकत दी। लेकिन ये जो एकता और जोश का माहौल बना, ये ज्यादा टिका नहीं। 3 साल बाद ही 1919 में अमृतसर में वो भयानक घटना हुई, जलियांवाला बाग। एक शांतिपूर्ण सभा पर जनरल डायर ने गोली चलवा दी। निहत्थे लोग, औरतें, बच्चे, स्रोत बताते हैं सैकड़ों मारे गए, हजारों घायल। सोचकर भी रूह कांप जाती है।
उफ, वो ब्रिटिश राज का सबसे काला, सबसे क्रूर चेहरा था। जलियांवाला बाग सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो अंग्रेजी हुकूमत के दमन का प्रतीक बन गया। इसका असर बहुत गहरा हुआ। लोगों के मन में अंग्रेजी न्याय व्यवस्था पर जो थोड़ा बहुत विश्वास बचा भी था, वो चकनाचूर हो गया। और दिलचस्प बात यह है, जैसा शोध भी इशारा करते हैं, कि इस क्रूरता से डर फैला नहीं, बल्कि गुस्सा और प्रतिरोध और भड़क गया। इसने गांधी जी जैसे नेताओं को भी, जो अब तक शायद ब्रिटिश सिस्टम में सुधार की उम्मीद रखते थे, पूरी तरह मोहभंग कर दिया। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम और ज्यादा मजबूत इरादे के साथ आगे बढ़ा। और इसी बदले हुए माहौल में 1920 में गांधी जी का वो बड़ा आह्वान आया, असहयोग आंदोलन। लोगों से कहा गया, सरकारी नौकरियां छोड़ो, स्कूल कॉलेज छोड़ो, अदालतें छोड़ो, विदेशी कपड़ों की होली चलाओ। ये बिल्कुल अलग तरह का आंदोलन था। हाँ, ये गांधी जी के नेतृत्व में पहला ऐसा आंदोलन था जो सच में पूरे देश में फैला, हर कोने तक। किसान, मजदूर, छात्र, महिलाएं, समाज का हर तबका इसमें शामिल हुआ। एक अभूतपूर्व जनभागीदारी थी। लेकिन फिर 1922 में उत्तर प्रदेश में वो चौरी चौरा कांड हुआ। हाँ, जहां भीड़ ने गुस्से में पुलिस थाने में आग लगा दी थी। जी, और उसमें कई पुलिस वाले मारे गए। इस हिंसा की वजह से गांधी जी ने फौरन आंदोलन वापस ले लिया। उनका मानना था कि हिंसा के रास्ते चलकर जो आज़ादी मिलेगी वो सच्ची आज़ादी नहीं होगी। अहिंसा उनका मूल सिद्धांत था। ये फैसला बहुत विवादित रहा। मतलब ये गांधी जी की अहिंसा के प्रति निष्ठा तो दिखाता है, लेकिन बहुत से लोगों को लगा कि जब आंदोलन चरम पर था तब उसे रोक देना सही नहीं था। क्या स्रोत इस आलोचना का जिक्र करते हैं कि इससे बना बनाया मोमेंटम टूट गया? हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि इस फैसले की बहुत आलोचना हुई। कांग्रेस के अंदर भी कई बड़े नेता सहमत नहीं थे। उनका तर्क था कि एक जगह हुई हिंसा के लिए पूरे देश के आंदोलन को रोकना ठीक नहीं, इससे लोगों का हौसला टूटा। ये बहस तो आज तक चलती है कि वो फैसला सही था या नहीं, लेकिन ये घटना गांधी जी के नेतृत्व की शैली और अहिंसा के सिद्धांत की जो व्यवहारिक चुनौतियां थीं, उनको भी सामने लाती है। मतलब इतने बड़े जन आंदोलन को पूरी तरह अहिंसक रखना कितना मुश्किल था। इसके बाद कुछ साल आंदोलन थोड़ा शांत रहा, कह सकते हैं। लेकिन 1927 में अंग्रेजों ने फिर एक मुद्दा दे दिया, साइमन कमीशन। भारत के संवैधानिक सुधारों पर सुझाव देने के लिए कमीशन बनाया और उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं। ये तो सीधा सीधा अपमान था, जैसे कह रहे हो कि भारतीय अपना भला बुरा सोचने के लायक ही नहीं है। नतीजा, पूरे देश में जबरदस्त विरोध। साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, ये नारे हर शहर में गूंजने लगे। इस विरोध ने एक बार फिर से देश की अलग अलग ताकतों को एक मंच पर ला दिया। और इसी बढ़ते जोश और एकता का शायद नतीजा था 1929 का वो लाहौर अधिवेशन। ऐतिहासिक। पंडित नेहरू अध्यक्ष थे और कांग्रेस ने अपना लक्ष्य ही बदल दिया। अब डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए था, अब मांग थी पूर्ण स्वराज की, पूरी आजादी। और यह भी तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को पहला प्रतीकात्मक स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। हाँ, ये एक मील का पत्थर था। पूर्ण स्वराज की घोषणा सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था, ये सोच में एक बड़ा बदलाव था। इसने आज़ादी के आंदोलन का लक्ष्य बिल्कुल साफ कर दिया। अब कोई बीच का रास्ता नहीं, पूरी आज़ादी चाहिए। इससे आम भारतीय के मन में भी एक नया आत्मविश्वास आया। जैसे आपने कहा, अब हम याचक नहीं, अपने हक के दावेदार थे। और 26 जनवरी को वो स्वतंत्रता दिवस मनाना, उसने लोगों को आज़ादी के लक्ष्य से भावनात्मक रूप से भी जोड़ा। इस नए लक्ष्य के साथ गांधी जी ने 1930 में एक और बड़ा आंदोलन छेड़ा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसकी शुरुआत हुई उनकी वो मशहूर दांडी यात्रा से, नमक कानून तोड़ने के लिए। साबरमती आश्रम से 2400 मील पैदल चलकर दांडी के समुद्र तट तक गए और वहां नमक बनाया। दांडी यात्रा तो अपने आप में एक अद्भुत घटना थी। ये सिर्फ नमक कानून तोड़ने का काम नहीं था, ये ब्रिटिश सत्ता की अहिंसक तरीके से अवहेलना का, मतलब नाफरमानी का एक शक्तिशाली प्रतीक था। कहते ना, एक मुट्ठी नमक ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। इसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ खींचा। इसी दौरान लंदन में वो गोलमेज सम्मेलन भी हुए 1930 से 32 के बीच। बातचीत की कोशिशें हुई, हाँ, लेकिन उनसे कुछ खास निकला नहीं शायद। हाँ, कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। ये दिखाता है कि जमीन पर आंदोलन का दबाव तो बढ़ रहा था, लेकिन लंदन के कमरों में बैठकर सहमति बनाना कितना मुश्किल था, खासकर तब जब अलग अलग भारतीय गुटों के और अंग्रेजों के अपने अपने हित थे। जैसे जैसे आज़ादी की आवाज़ बुलंद हो रही थी, एक और धारा भी उभर रही थी जो चिंताजनक थी।
1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर में एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की औपचारिक मांग रख दी। जी, ये एक ऐसा मोड़ था जिसने आगे चलकर भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा ही बदल दिया। इस मांग ने धर्म के आधार पर बंटवारे की राजनीति को एक औपचारिक शक्ल दे दी। हालांकि इसकी पृष्ठभूमि पहले से बन रही थी, लेकिन 1940 की इस घोषणा ने इसे स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य एजेंडे पर ला दिया। अगर हम इसे थोड़ा पीछे हटकर देखें तो ये उस दौर की जटिलता को दिखाता है। राष्ट्रीय पहचान, धार्मिक पहचान, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं ये सब आपस में उलझ गईं और दुर्भाग्य से बंटवारे की ताकतों को बल मिला। फिर आया दूसरा विश्व युद्ध का समय और 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपना शायद सबसे ताकतवर नारा दिया, करो या मरो। और अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। बिल्कुल, ये अंग्रेजी शासन के खिलाफ आखिरी और सबसे बड़ी लड़ाई का ऐलान था। पूरे देश में ऐसा जन उभार पहले कभी नहीं देखा गया था। लोगों ने सरकारी दफ्तरों पर कब्जे किए, टेलीग्राफ लाइनें काट दी, कई जगह तो अपनी समानांतर सरकारें तक बना ली। अंग्रेजों ने भी पूरी बेरहमी से इसे कुचला। गांधी जी समेत कांग्रेस के लगभग सारे बड़े नेता जेल में डाल दिए गए। हजारों लोग मारे गए, घायल हुए। तो ये करो या मरो सिर्फ एक नारा नहीं था, यह अंग्रेजों के लिए एक तरह की आखिरी चेतावनी थी। क्या ये कह सकते हैं कि भले ही आंदोलन को दबा दिया गया, पर इसने अंग्रेजों को ये साफ कर दिया कि अब भारत पर राज करना मुमकिन नहीं? हाँ, बिल्कुल। भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की जड़ें हिला दी। भले उसे फौरी तौर पर दबा दिया गया, लेकिन इसने ये साफ संदेश दे दिया कि भारतीय जनता अब पूरी आज़ादी से कम कुछ नहीं मानेगी और अंग्रेजों के लिए यहाँ टिके रहना नामुमकिन होता जा रहा है। इसने युद्ध के बाद सत्ता छोड़ने की प्रक्रिया को तेज कर दिया। ये वाकई अंग्रेजी राज के ताबूत में आखिरी कीलों में से एक था। इसी दौरान एक और धारा भी थी जो आज़ादी के लिए लड़ रही थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज INA। उन्होंने हथियार उठाने का रास्ता चुना। जी हाँ, नेताजी का रास्ता गांधी जी के अहिंसक रास्ते से अलग था, पर मंजिल दोनों की एक ही थी, भारत की आज़ादी। उन्होंने विदेश जाकर खासकर दक्षिण पूर्व एशिया में आज़ाद हिंद फौज बनाई। उनका वो नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आज भी जोश भर देता है। हालांकि INA अंग्रेजों को सैनिक तौर पर हरा नहीं पाई, लेकिन उनके सैनिकों की कुर्बानी और नेताजी के नेतृत्व ने देश के अंदर राष्ट्रवाद की एक नई लहर पैदा की, खासकर नौजवानों में। इसने ये भी दिखाया कि आज़ादी की लड़ाई कितनी बहुआयामी थी। अलग अलग तरीके थे, अलग अलग विचारधाराएं थीं और सब अपनी भूमिका निभा रहे थे। फिर युद्ध खत्म हुआ, अंग्रेज भारत छोड़ने को तैयार थे, पर सत्ता कैसे सौंपी जाए, ये बड़ा सवाल था। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, एक फॉर्मूला बनाने के लिए। मिशन ने कोशिश की कि भारत एक रहे, एक ढीला ढाला संघ बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन तब तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच खासकर बंटवारे के सवाल पर मतभेद इतने बढ़ चुके थे कि ये योजना नाकाम हो गई। हाँ, और वो बातचीत की नाकामी एक बहुत बड़ी त्रासदी की शुरुआत बनी। सांप्रदायिक दंगे बढ़ रहे थे, आपसी शक बढ़ रहा था, राजनीतिक जिद थी। इन सब ने मिलकर बंटवारे को लगभग तय कर दिया। अंग्रेजों ने भी शायद ये महसूस कर लिया कि अब एकजुट भारत को सत्ता देना मुमकिन नहीं है, या शायद वो अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते थे। आखिरकार लॉर्ड माउंटबैटन ने भारत और पाकिस्तान दो देशों के रूप में बंटवारे की योजना पेश की, जिसे दोनों बड़ी पार्टियों ने बहुत भारी मन से ही सही मान लिया। और फिर आई वो रात, 14-15 अगस्त 1947 की आधी रात। भारत आज़ाद हुआ, लेकिन बंटवारे के जख्म के साथ। पंडित नेहरू ने लाल किले से आज़ाद भारत का तिरंगा फहराया और अपना वो मशहूर भाषण दिया, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, नियति से मुलाकात। आज़ादी की वो सुबह मिलीजुली भावनाओं वाली थी। एक तरफ सदियों की गुलामी से मुक्ति का एहसास था, अद्भुत, जिसके लिए ना जाने कितनी पीढ़ियों ने संघर्ष किया था, लाखों जानें दी थी। तो दूसरी तरफ बंटवारे का दर्द था। करोड़ों लोग बेघर हुए, इतिहास के सबसे भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए, लाखों बेगुनाह मारे गए। ये एक ऐसी कीमत थी जिसने आज़ादी के जश्न में भी एक उदासी घोल दी। ये दिखाता है कि इतिहास अक्सर सीधा नहीं चलता, उपलब्धियां अक्सर जटिल होती हैं, विरोधाभासी होती हैं। आज़ादी मिली पर जमीन भी बटी और दिल भी बटे। तो अगर हम इस पूरे सफर को देखें, 1905 का बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से शुरू करके
फिर 1907 में कांग्रेस का बंटवारा, 1916 में लखनऊ समझौता और होम रूल लीग, ठीक है। 1919 का जलियांवाला बाग जिसने सबको हिला दिया, 1920 का असहयोग आंदोलन, ठीक है। 1927 में साइमन कमीशन का विरोध, 1929 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य, 1930 की दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा, 1940 में पाकिस्तान की मांग का उठना, 1942 का निर्णायक भारत छोड़ो आंदोलन, नेताजी का प्रयास, और फिर कैबिनेट मिशन की नाकामी के बाद 1947 में बंटवारे के साथ आजादी। ये सब पड़ाव एक बहुत लंबी और कठिन यात्रा के मील के पत्थर हैं। बिल्कुल। इन सभी घटनाओं, आंदोलनों, विचारों, कुर्बानियों ने मिलके ही 15 अगस्त 1947 के भारत को संभव बनाया। और यहाँ शायद श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ा जा सकता है जो इस पूरी बातचीत से निकलता है कि स्वतंत्रता संग्राम में जो ये अलग अलग रणनीतियां अपनाई गईं, गांधी जी की अहिंसा, नेताजी का सशस्त्र संघर्ष, नरम दल और गरम दल के तरीके, इन्होंने सिर्फ आज़ादी दिलाने में ही भूमिका नहीं निभाई, बल्कि इन्होंने आज़ाद भारत के राजनीतिक चरित्र को, उसके सामाजिक ताने बाने को, उसकी संस्थाओं को किस तरह से गढ़ा। या ये भी सोच सकते हैं कि बंटवारे की जो विरासत हमें मिली, उसका असर आज भी दक्षिण एशिया की राजनीति और समाज पर कितना गहरा है। सचमुच ये सवाल हमें इतिहास को सिर्फ गुजरी हुई घटनाओं की तरह नहीं बल्कि हमारे आज को बनाने वाली ताकतों के रूप में देखने की प्रेरणा देते हैं। हम उन सभी अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं जिनके संघर्ष और बलिदान ने हमें ये आज़ादी दी। उनकी कहानी हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि आज़ादी कितनी कीमती है।